हेलो, हाय, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं आपका एजुकेटर विकास दुबे आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए हम लोग मैरिज, किनशिप और फैमिली से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ कर रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन देखे थे। आइए 41 क्वेश्चन देखते हैं। परिवार प्रत्यय की व्युत्पत्ति हुई। परिवार प्रत्यय की व्युत्पत्ति हुई। ग्रीक शब्द फैमिलियरिटी, लैटिन शब्द फैमिलाइन, रोमन शब्द फैमुलस या इनमें से कोई नहीं। तो किस शब्द से होता है? आप लोग आंसर करिएगा तो रोमन शब्द फेमुलस से। रोमन शब्द फेमुलस से। अगर बात करें अंग्रेजी शब्द जो फैमिली की उत्पत्ति मूलतः लैटिन शब्द रोमन शब्द फेमुलस से हुई है। फेमुलस का अर्थ होता है कि उस समूह से जिसमें माता पिता बच्चे नौकर दास शामिल होते हैं ना। इससे जाके फैमिली शब्द बना है, उसी का हिंदी है परिवार। आइए क्वेश्चन नंबर 40 फिर देखते हैं। 42 स्किप है, आगे हम लोग देख लेंगे। आप लोगों को बताना है सिसिबिज्म क्या है। इसी इसी बिजम इसी बिजम क्या है? ऑप्शन देखिएगा और बताइएगा। विनिमय का एक प्रकार, एक कबीला, एकाकी परिवार का टूटना, एक विवाहित महिला के विवाहेतर संबंध। तो सिसिबिज्म क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक विवाहित महिला के विवाहेतर संबंध क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो सिसिबिज्म एक ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय अवधारणा है। 18वीं सदी के इटली में एक विवाहित महिला के किसी अन्य प्रभु पुरुष प्रेमी या एस्कॉर्ट के साथ मान्यता प्राप्त संबंधों को सिसिबिज्म कहा गया। सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को मान्यता मिल जाती है तो वो कहलाता है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आइए कारवार की बात करते हैं। कारवार एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो इस राज्य में पाया जाता है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं तो आंसर करिएगा। कहाँ पे पाया जाता है? केरला में। जो नायर समुदाय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ पे जो मातृवंशीय मैट्रियार्चल फैमिली पाई जाती है, मैट्रिलिनियल, वो क्या है? कारवार। कारवार, ठीक। आइए हम लोग आगे देखते हैं। भारत में मुख्य पितृवंशीय परिवार है, परंतु केरल के नायर समुदाय में मातृवंशीय परिवार की प्रथा है। इस मातृवंशीय परिवार को विशिष्ट रूप से क्या कहते हैं? तारवाड़। विशिष्ट रूप से क्या कहते हैं? तारवाड़। बाकी ये याद रखिएगा तारवाड़। दूसरा शब्द याद रखिएगा नोक, जो कि असम में खासी गारो जनजातियों में पाया जाता है। मातृवंशीय मैट्रिलिनियल उसको नोक कहते हैं। हम लोगों ने 3 शब्द पढ़ा है। इलोम जो कि पितृवंशी पैट्रिलिनियल है, कहाँ पे पाया जा रहा है? नंबूदरी ब्राह्मणों में, केरल के। वहीं जो नायर जनजाति है उनमें पाया जा रहा है तारवार मैट्रिलिनियल। वहीं असम की जो खासी गारो जनजाति है वहाँ पे मैट्रिलिनियल पाया तो जाता है, पर उसको तारवार नहीं नोक कहेंगे। ये तीनों शब्द याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। ऐसी व्यवस्था है जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है, मतलब मामा मामा जो है वो केंद्र में है। मतलब ऐसी नातेदारी किनशिप सिस्टम बताइए जहाँ पे मामा केंद्र में है, माँ के भाई केंद्र में है। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था पहले भी कि उस किनशिप सिस्टम को क्या कहेंगे जहाँ पे जो भांजे भांजी का पालन पोषण मामा के घर होता है। तो क्या पढ़े थे हम लोग? मातुल स्थानिक या मातुले। यही सेम क्वेश्चन है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी प्रमुख स्थान दिया जाता है उसको क्या कहेंगे? मातुलेय। मातुलेय। बाकी अन्य शब्द देखेंगे। सह प्रसूतिता मतलब कोई गर्भवती स्त्री है तो उसके साथ उसका पति सेम पीड़ा या सेम दर्द का नाटक करता है, या सह कष्टी की जो बात होती है वही है सह प्रसूतिता। पितृस्व श्रेय ये बिल्कुल मातुलेय का उल्टा है, जहाँ पे बुआ का प्रथम स्थान होता है। बुआ का प्रथम स्थान होता है नातेदारी में, मतलब पिता के बहन का। वहीं माध्यमिक संबोधन टेक्नोनॉमी आप उत्तर भारत में देखते हैं तो कहा जाता है कि पत्नियों को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, जिसके कारण वो अपने बच्चों के नाम के तो अपने पति का नाम बुलाती हैं, जैसे रिंकुआ के पापा, चिंटुआ के पापा, मनुआ के पापा। इस तरह से करके आप लोग देखते होंगे प्रथा परंपरा है।
तो मातुले एवेंकुलेट नातेदारी की वह रीति है जिसमें मामा जो माँ का भाई है अपने भांजा भांजी के जीवन में पिता से भी अधिक महत्वपूर्ण और सत्तात्मक स्थान होता है। यह अक्सर मातृवंशीय समाजों में देखा जाता है। हम लोग एवेंकुलेट भी समझ गए। कौ- कौवाद जो है सह प्रसूतिता पति द्वारा पत्नी के गर्भकाल व प्रसव के दौरान कष्टों का नाटक करना। पितृश्रेय एमिटेट बुआ मतलब पिता की बहन का नातेदारी में सर्वोच्च स्थान। तो एमिटेट हो गया। माध्यमिक संबोधन टेक्नोनॉमी किसी को सीधे नाम से न पुकार कर किसी अन्य के माध्यम से पुकारना, जैसे राम के पिता। आता है कि ये जो चारों कीवर्ड्स हैं इनका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। एक परिवार इकाई फैमिली यूनिट जिसमें तलाक एवं विवाह के परिणाम स्वरूप मतलब उसमें डाइवोर्स हुआ है या विवाह हुआ है उसके परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता सम्मिलित है। मतलब उस फैमिली में एक चाहे माता या पिता कोई एक सौतेला हो, ऐसी फैमिली को क्या कहेंगे? विस्तृत परिवार, संयुक्त परिवार, पुनर्रचित परिवार, एकल अभिभावक परिवार। तो क्या कहेंगे बच्चों? पुनर्रचित परिवार, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली, पुनर्रचित परिवार। क्या अवधारणा? पुनर्रचित परिवार रिकॉन्स्टिट्यूटेड या ब्लेंडेड फैमिली वह परिवार है जिसका निर्माण पूर्व विवाह के टूटने, तलाक या मृत्यु के बाद पुनर्विवाह से होता है, जिसमें कम से कम एक सौतेले माता पिता और पूर्व विवाह से उत्पन्न बच्चे शामिल होते हैं। तलाक या मृत्यु जिससे पुनर्विवाह होता है, सौतेले का माता पिता कोई ना कोई एक, और पूर्व विवाह से भी कोई बच्चे सम्मिलित होते हैं, इसको कहते हैं ब्लेंडेड फैमिली, पुनर्रचित परिवार। आइए हम लोग 47 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विचारक ने परिवार व्यवस्था में सहयोग मूलक संघर्ष की बात की है? कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट की बात परिवार में किस विचारक ने बात की है? ऑप्शन देखिएगा, अमर्त्य सेन, आईपी देसाई, एआर देसाई, योगेंद्र सिंह। तो किसने कहा है? अमर्त्य सेन ने कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, सहयोग मूलक संघर्ष की बात करते हैं परिवार में। आइए समझते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने परिवार को समझने के लिए सहयोग मूलक संघर्ष कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट का मॉडल दिया। परिवार के सदस्य संसाधनों धन भोजन को बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं। मतलब जो सहयोग है वो किस लिए है? संसाधन को जुटाने के लिए। पर संघर्ष क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के बंटवारे के लिए संघर्ष होता है। और परिवार के सदस्य संसाधनों धन भोजन को बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं, लेकिन उन संसाधनों के बंटवारे इसको क्या मिलेगा, विशेषकर जेंडर के आधार पर को लेकर उनके बीच एक मौन संघर्ष होता है। यह अमर्त्य सेन के जेंडर और घरेलू अर्थशास्त्र हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स का सीधा सैद्धांतिक योगदान है। अन्य ऑप्शन की बात करें, आईपी देसाई जिनका अध्ययन क्षेत्र महुआ रहा है, जो ज्वाइंट फैमिली स्टडी के लिए फेमस है। एआर देसाई की बात करें तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से आते हैं और भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए फेमस हैं। आईपी देसाई, एआर देसाई अलग अलग हैं, ये कंफ्यूज मत होइएगा। अक्सर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं देसाई दोनों का नाम होने के कारण। योगेंद्र सिंह भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण के लिए प्रसिद्ध हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लिए फेमस हैं योगेंद्र सिंह। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक संस्था है राष्ट्र विवाह पड़ोस गांव? कौन सामाजिक संस्था है? विवाह। कौन सामाजिक संस्था है? विवाह। तो संस्था के बारे में अगर जानते होंगे तो संस्था वो है, क्या है? नियमों और कार्य पद्धतियों का समुच्चय। नियमों और कार्य पद्धतियों का समुच्चय जो कि अमूर्त होता है, जैसे विवाह, परीक्षा, ये सारी चीजें है ना। तो संस्था क्या है? किसी इमारत या व्यक्तियों के समूह से नहीं बल्कि नियमों, कार्यप्रणाली और रीति रिवाजों का ढांचा है। विवाह कोई व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि परिवार निर्माण की मान्यता देने वाले नियमों की एक अमूर्त व्यवस्था है। तो इंस्टीट्यूशन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। नियमों, कार्यप्रणाली और रीति रिवाजों का एक समुच्चय है जो कि नियमित करती है समाज को। इसीलिए मैकाइवर एवं पेज का एक महत्वपूर्ण कथन है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं के। मतलब क्योंकि संस्थाएं क्या है? कार्य पद्धति है, कार्यप्रणाली है, तो हम उसके सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि किसके सदस्य होते हैं? हम सदस्य होते हैं समितियों के, जो लोगों का समूह है। बाकी राष्ट्र, पड़ोस, गांव ये सब समुदाय के, कम्युनिटी के उदाहरण हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखते हैं। जाति से बाहर विवाह करने की
प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? औद्योगिक विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण, धार्मिक विकास के कारण, नैतिक विकास के कारण। तो जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है बच्चों? औद्योगिक विकास के कारण, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण। क्यों? क्योंकि औद्योगिक विकास से क्या होगा? अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, जिससे लोग डिफरेंट वर्ग जाति के लोग एक वर्क प्लेस पे आएंगे, कार्य करेंगे। जो जातिगत दूरियां थी, जो डिस्टेंसेस थे, वो कम हो जाएंगे। लोग एक दूसरे के करीब आगे आएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और जो जिससे जातिगत दूरी कम होगी और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा। औद्योगिकीकरण के कारण शहरीकरण बढ़ता है और कारखानों दफ्तरों में गुमनाम वातावरण पैदा होता है, जहाँ विभिन्न जातियों को लोग एक साथ काम करने का अवसर मिलता है, जिससे पारंपरिक जो जातिगत दूरियां और बंधन है वो कमजोर होते हैं। तो औद्योगिक विकास वह मूल संरचनात्मक कारक है, जो स्ट्रक्चरल फैक्टर है, जो लोगों को एक दूसरे से संपर्क में लाता है और अंतरजातीय विवाह को भौतिक एवं व्यवहारिक प्रोत्साहन देता है। ऐसा है कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। वेस्टर्न मार्ग के अनुसार मनुष्य ने प्रारंभ में किस किस्म की विवाह प्रथा को अपनाया था? वेस्टर्न मार्ग के बारे में बात हो रही है, याद रखिएगा दोस्तों। एक बहुपत्नीवाद, बहुविवाहवाद, एक पत्नीवाद, स्वच्छंद संभोगवाद। चारों विकल्पों में कौन सा सही होगा? आप लोग जानते हैं कि वेस्टर्न मार्ग जो है मोनोगेमी के समर्थक हैं, एक पत्नीवाद के समर्थक हैं, और इसी को ये आरंभ में विवाह की प्रथा के या टाइप्स के बारे में बताते हैं। स्वच्छंद संभोगवाद किसकी है? मॉर्गन की। मॉर्गन की। तो एडवर्ड वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में यह सिद्ध किया कि जो आरंभिक मानव है, समाज में स्वच्छंद संभोग नहीं, जैसा कि मॉर्गन कहते हैं, बल्कि एक पत्नीवाद मोनोगेमी, एक पत्नीवाद मोनोगेमी ही विवाह का आदिम और मूल स्वरूप था। यह वेस्टरमार्क का मुख्य सिद्धांत है, जिसे आदिम एक पत्नीवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रिमोर्डियल मोनोगेमी कहा जाता है। स्वच्छंद संभोगवाद की बात मॉर्गन कहते हैं, जो कि 5 तरह के परिवार का क्रमिक विकास बताते हैं, जो उद्विकासीय सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। मॉर्गन और वेस्टरमार्क के बीच में जो डिफरेंस है आप समझ गए होंगे। आइए 51 क्वेश्चन देखते हैं। मूल परिवार की अवधारणा किसने दी? याद रखिएगा, मूल परिवार की अवधारणा किसने दी? मोर्डॉक, जिमरमैन, वार्नर या जॉनसन? किसने दिया? आप लोग आंसर कहिएगा। मूल परिवार की अवधारणा किसने दी? तो किसने दी? मोर्डॉक ने। मूल परिवार की अवधारणा मोर्डॉक ने दी। जेपी मोर्डॉक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में 250 समाजों का अध्ययन कर मूल परिवार मतलब मूल परिवार को ही न्यूक्लियर फैमिली या केंद्रीय परिवार की अवधारणा कहते हैं। किसने दिया? मोर्डॉक। जब भी न्यूक्लियर फैमिली, केंद्रीय परिवार की बात होगी, नाभिकीय परिवार की बात होगी, तो मोर्डॉक समझ लीजिएगा, याद करिएगा। मोर्डॉक ने इसे सार्वभौमिक संस्था, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन माना, जो पति पत्नी और उनके अविवाहित संतानों से मिलकर बना होता है। मतलब जो न्यूक्लियर फैमिली है वो किनसे मिलकर बन रहा है? पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। इसको क्या कहेंगे? केंद्रीय परिवार। बाकी जिमरमैन की बात करें तो उन्होंने 3 प्रकार दिए थे, ट्रस्टी, डोमेस्टिक और एटोमेस्टिक फैमिली के बारे में, तो आपको पता होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? स्त्री धन किसे कहते हैं? उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं। स्त्री की स्वयं की आमदनी। स्त्री की स्वयं की क्या? आमदनी। आमदनी या उसके पति की आमदनी, या उपरोक्त तीनों। स्त्री धन किसे कहते हैं? स्त्री धन वो है जो विवाह के दौरान स्त्री को गिफ्ट मिलता है या कुछ पैसे मिलते हैं, जो भी मिलता है, और विवाह के उपरांत जो भी कार्यक्रम होते हैं और किसी के स्नेहवश या मुंह दिखाई का रथ, इन सब में जो भी पैसा मिलता है वो क्या कहलाता है? स्त्री धन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। स्मृति ग्रंथों और हिंदू कानूनों के अनुसार जो स्त्री धन है वह संपत्ति है जिस पर स्त्री पूर्ण एकाधिकार होता है, एब्सोल्यूट ओनरशिप। विवाह के समय का उपहार और परिजनों द्वारा स्नेहवश जो भेंट है वो सभी क्या आएगा? स्त्री धन ना, वो सभी क्या आएगा?
स्त्री धन में विवाह के समय, विदाई के समय या परिजनों द्वारा स्नेह वक्त दिए गए उपहार स्त्री धन की श्रेणी में आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है? किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है? दायभाग का नियम, सपिंड का नियम, मिताक्षरा का नियम, प्रवर का नियम। तो किसके द्वारा? मिताक्षरा का नियम। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं हिंदू शास्त्रों के अनुसार दो संपत्ति में अधिकारों के नियमों की बात करते हैं, मिताक्षरा और दायभाग। मिताक्षरा बात करता है राइट बाय बर्थ, जो कि विज्ञानेश्वर ने की लिखी हुई टीका है। वहीं जिमूत वाहन के द्वारा लिखा हुआ दायभाग का नियम है। मिताक्षरा का नियम पूरे भारत में लागू है, केवल बंगाल और असम को छोड़ के। बंगाल और असम में दायभाग का नियम चलता है। तो मिताक्षरा याज्ञवल्क्य के स्मृति पर विज्ञानेश्वर की 11वीं सदी की टीका भारत में पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार का प्रमुख कानून है। मिताक्षरा के अंतर्गत पुत्र को जन्म लेते ही पिता के संपत्ति में साहदायिक अधिकार मतलब कॉर्पोरेशनरी राइट राइट बाय बर्थ। वहीं दायभाग में मृत्यु के बाद अधिकार मिलता है आफ्टर डेथ। तो विज्ञानेश्वर की है राइट बाय बर्थ है, कॉर्पोरेशनरी राइट की बात करता है, साहदायिक अधिकार की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। मिताक्षरा एवं दायभाग क्या है? आप लोगों को विकल्प में है, आंसर कहिएगा, पढ़िएगा विकल्प। वर्णाश्रम धर्म के संबंध में चिंतन के दो संप्रदाय, वर्णाश्रम धर्म के संबंध में चिंतन के दो संप्रदाय, ग्रामीण भारत में फसल काटने के दो त्योहार, वैदिक युग के दो दर्शन शास्त्री, हिंदुओं की पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति को विनियमित करने के लिए कानून के दो प्रधान संप्रदाय। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? डी। डी ऑप्शन सही है। आइए समझते हैं। भारत में हिंदू उत्तराधिकार कानून मुख्य रूप से दो ऐतिहासिक संप्रदायों द्वारा शासित होता है। एक है मिताक्षरा, एक है दायभाग। मिताक्षरा राइट बाय बर्थ, दायभाग आफ्टर डेथ। मिताक्षरा संपूर्ण भारत में बंगाल और असम को छोड़कर, वहीं जो दायभाग है केवल बंगाल और असम में। मिताक्षरा किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर। और दायभाग लिखा है जिमूत वाहन ने। ठीक। पैतृक संपत्ति के बंटवारे को विनियमित करने वाले कानूनी संप्रदाय है ना। पैतृक संपत्ति के बंटवारे को विनियमित करने वाले कानूनी संप्रदाय हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार तथा विवाह के परिवार के मध्य कोई निश्चित भिन्नता नहीं पाई जाती है, क्योंकि चचेरे ममेरे भाई बहनों के मध्य विवाह क्रॉस कजिन मैरिज, ग्रामीण बहिर्विवाह की अनुपस्थिति, द्रविड़ संस्कृति मूल्य, वैवाहिक कर्मकांडों में थाली व्यवस्था की प्रमुखता। तो दोस्तों क्या ऑप्शन सही होगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो साउथ में है, साउथ इंडिया में क्रॉस कजिन मैरिज का प्रचलन है। चचेरे ममेरे भाई बहनों का मध्य प्रचलन है, क्योंकि ये पहले से ही रिश्ते में होते हैं, एक दूसरे को जानते होते हैं, एक दूसरे से अवगत होते हैं, इसलिए विवाह के पहले और जन्म के परिवार में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, वो ऑलरेडी पहले से ब्लेंडेड हैं। तो इरावती कर्वे ने अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953 में भारतीय नातेदारों को 4 क्षेत्रों में बांटा, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न और साउदर्न। दक्षिण भारत द्रविडियन किनशिप में क्रॉस कजिन विवाह ममेरे फुफेरे भाई बहन का प्रचलन है। इसके कारण वधु अपने ही सगे संबंधियों के घर जाती है, जिससे जन्म का परिवार फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और विवाह का परिवार फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन आपस में मिल जाते हैं। ठीक। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं दोस्तों। आदिवासी समाज में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों द्वारा प्रचार ने उत्पन्न किया है। क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछना चाहता है जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो धार्मिक संस्थान हैं, जो धार्मिक धार्मिक विचारधारा को प्रमोट करते हैं, उनका जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है ट्राइबल्स के टेरिटरी में,
तो उसने क्या उत्पन्न किया है बेसिकली, तो विभिन्न आदिवासी समूहों के बीच शत्रुता, जनजातियों का मुख्य धारा से अन्य संक्रमण, मुख्य धारा में आदिवासियों के एकीकरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां, उनके लिए महान भ्रम और संघर्ष, उनके समाज के भीतर प्रगतिशील और प्रबुद्ध हिस्से। तो इससे क्या हुआ, उनके लिए महान भ्रम और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि उनकी एक यूनिक कल्चर और उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी थी, लाइफ स्टाइल थी। तो इसने क्या किया, उनके लिए एक महान भ्रम, एक आइडेंटिटी क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न की। आइए समझते हैं। जनजातीय समाजों, ट्राइबल सोसाइटीज की अपनी विशिष्ट संस्कृति, जैसे कि एनिमिज्म, टोटेमिज्म होती है। बाह्य धार्मिक सांस्कृतिक संगठनों के हस्तक्षेप से उनकी मूल पहचान पर संकट आता है, आइडेंटिटी क्राइसिस आती है। ईसाई मिशनरियों और हिंदू संगठनों के विरोधी ध्रुवीकरण और प्रचार के कारण जनजातीय समाजों के भीतर अपनी पहचान को लेकर महान भ्रम, आइडेंटिटी क्राइसिस और बाह्य एवं आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। मॉर्गन का नाम जुड़ा है पितृसत्तात्मक सिद्धांत से, मातृसत्तात्मक सिद्धांत से, आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध से या विस्तृत परिवार से। मॉर्गन उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित है, जिन्होंने 5 क्रमिक विकास परिवार के जो क्रमिक विकास है 5 तरीके से वर्गीकृत किया था। तो किससे जुड़े हैं, आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध, मतलब यौन साम्यवाद से, यौन साम्यवाद से, यौन साम्यवाद से। अमेरिकी मानवशास्त्री एल.एच. मॉर्गन ने परिवार की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। मॉर्गन का मानना था कि मानव समाज की तो आरंभिक व्यवस्था में परिवार या विवाह नामक कोई संस्था नहीं थी, परिवार या विवाह नामक कोई संस्था नहीं थी। इसे उन्होंने यौन साम्यवाद, सेक्स कम्युनिज्म या आदिम स्वच्छंद यौन संबंध की अवस्था कहा है। बाकी पितृसत्तात्मक सिद्धांत हेनरी मैन और मातृसत्तात्मक सिद्धांत बैकोफन से जुड़ा हुआ है। पितृसत्तात्मक हेनरी मैन, मातृसत्तात्मक बैकोफन, उद्विकासीय सिद्धांत एल.एच. मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के कितने स्तरों का उल्लेख किया है, तो आप लोगों को पता है 5 ना। वो पांचों क्या है, समरक, समूह विवाह, सिंडेस्मियन, पितृसत्तात्मक और एक विवाही। मॉर्गन ने परिवार के क्रमिक विकास को एक योजनाबद्ध रूप में प्रस्तुत किया और इसकी 5 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक, आइए हम लोग आगे चलते हैं। 59 क्वेश्चन। परिवार का पितृवंशीय एवं मातृवंशीय वर्गीकरण किस पर आधारित है। पितृवंशीय, पैट्रीलिनियल एंड मैट्रीलिनियल। तो प्राधिकार, उत्तराधिकार या वंश या निवास, क्योंकि पैट्रीलिनियल है, मैट्रीलिनियल है, तो ये किस पर आधारित है, लीनियज पे, डिसेंट पे, तो वंश पर आधारित है ना, इस पे वंश पर आधारित है। पितृवंशीय, मातृवंशीय जब भी आएगा तो वो आपके वंश पे, डिसेंट पे, लीनियज पे है। मातृ स्थानीय, स्थानीय की बात होगी तो रेसिडेंस के आधार पे है। और पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक की बात होगी तो वो सत्ता की बात करती है, अथॉरिटी की बात करती है। ऐसा है कि समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 60 चलते हैं। भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा, भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण किस धार्मिक पुस्तक में मिलता है। पॉलिएंड्री से रिलेटेड एग्जाम्पल बताइए कहाँ मिलता है। सबसे बढ़िया क्लासिक एग्जाम्पल है महाभारत में द्रौपदी का 5 पांडव भाइयों से शादी। जब बात करेंगे बहुपति विवाह की, तो 2 तरह के बहुपति विवाह हैं, एक भ्रातृक है, एक अभ्रातृक। भ्रातृक है फ्रेटर्नल पोलियंड्री, अभ्रातृक है नॉन फ्रेटर्नल पोलियंड्री। जो फ्रेटर्नल पोलियंड्री है वो टोडा जनजातियों, खास कोटा में पाया जाता है। वहीं नॉन फ्रेटर्नल अभ्रातृक पोलियंड्री नायर जनजातियों में केरल के पाया जाता है। ऐसा है कि ये समझ गए होंगे हम लोग। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है। अस्थायी सरकार, अंतर्जातीय विवाह, परिवार नियोजन, नगरीकरण में वृद्धि। तो जातिवाद की बुराई को दूर करने का कारण स्थायी सरकार, अंतर्जातीय विवाह, परिवार नियोजन, नगरीकरण। तो दोस्तों क्या होगा, अंतर्जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज।
इंटरकास्ट मैरिज। अगर बात करें तो जाति व्यवस्था का जो सबसे मुख्य आधार है वो क्या है? अंतर विवाह इंडोगेमी, मतलब अपनी ही जात के अंदर विवाह करने की परंपरा। इससे क्या होता है कि अपनी ही जात में विवाह करने की अनिवार्यता जातिगत सीमाओं को, जो कास्टिसिज्म का जो बाउंड्री है उसको मेंटेन रखती है, बल्कि और मजबूत करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एनहिलेशन ऑफ कास्ट में स्पष्ट किया है कि अंतरजातीय विवाह जो इंटरकास्ट मैरिज है वही जातिवाद की जड़ों पर प्रहार करता है, क्योंकि यह रोटी बेटी के प्रतिबंध को समाप्त कर रक्त का सम्मिश्रण करता है। तो जाति व्यवस्था का आधार क्या है? इंडोगेमी, अंतरविवाह। अंतरजातीय विवाह जो है जातिवाद का पतन करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। नाभिकीय परिवार में सम्मिलित होते हैं पति पत्नी व उसके अभिभावक, संबंधी, मित्र या अविवाहित बच्चे। तो परिवार की बात आएगी तो मोरडागी लाइमलाइट में आएंगे, याद रखिएगा। तो पति पत्नी के अलावा कौन सम्मिलित हैं बच्चों? तो अविवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे। क्वेश्चन 62 का अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो नाभिकीय या एकाकी परिवार समाज की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है। इसमें केवल 2 पीढ़ियां शामिल होती हैं। समाजशास्त्रीय परिभाषा के अनुसार एक नाभिकीय परिवार में केवल पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे ही शामिल होते हैं। बच्चों के विवाह के बाद वे अपना स्वतंत्र नाभिकीय परिवार बना लेते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सिखों, जैनों एवं बौद्धों को सम्मिलित करते हुए हिंदुओं को तलाक कानूनी रूप से मान्य करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? आप लोगों को आंसर करना है। जो हिंदू विवाह अधिनियम है, हिंदू विवाह अधिनियम में सिख, जैन, बौद्ध को सम्मिलित करते हुए जो कानून है उसमें किसको सम्मिलित नहीं करता है, ये आपको बताना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियां या सभी सही हैं? तो आंसर करिएगा, तो आंसर करिएगा। तो अनुसूचित जनजातियों को सम्मिलित नहीं करता, अनुसूचित जनजातियों को सम्मिलित नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो दायरा है वो व्यापक है। यह मूल रूप से उन सभी समाजों पर, उन सभी पर लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है। मतलब इसका जो ज्यूरिडिक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट का वो किस पे लागू होता है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, एससी, ओबीसी, एसटी पर लागू नहीं होता, क्योंकि जो इनकी कस्टमरी लॉ है, जो इनकी कस्टमरी लॉ है, जो इनकी विशिष्ट प्रथा और संस्कृति है, उसके संरक्षण देने के लिए आर्टिकल 342 के लिए इनको इसके अंदर नहीं रखा गया है, इसके ज्यूरिसडिक्शन में सम्मिलित नहीं किया गया। अदरवाइज सरकार कोई अधिसूचना जारी न करे। क्वेश्चन नंबर 64 देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिनियम अंतरजातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट 1929, विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो अंतरजातीय विवाह को मान्यता कौन सा प्रदान अधिनियम करता है? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो भारत के किसी भी 2 नागरिकों को धर्म या जात की परवाह किए बिना विवाह की अनुमति देता है। यह अधिनियम विशेष रूप से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों को कानूनी मान्यता और संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया था, जिसमें धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो ये रिलीजियस पर्सनल लॉ है, जो धर्म के अंदर विवाह करने के जो रूल्स हैं उनको बताता है। वहीं स्पेशल मैरिज एक्ट एसोप है, इंटरफेथ है, इंटरकास्ट, अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाह की बात करता है, जो कि धर्मनिरपेक्ष नागरिक कानून है। ठीक। एक क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवारों के विघटन का एक कारण नहीं है? 65 क्वेश्चन आप सबके सामने है, बताना है कि कौन सा संयुक्त परिवारों के ज्वाइंट फैमिली के डिसइंटीग्रेशन विघटन का कारण नहीं है।
शिक्षा की आधुनिक प्रणाली, उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली, नगरीकरण, सांप्रदायिकता, पश्चिमीकरण। कौन सा नहीं है? तो जो सांप्रदायिकता नहीं है। सांप्रदायिकता दो धर्मों या कम्युनिटी के बीच संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है। तो संयुक्त परिवार के विघटन के मुख्य कारण में वे संरचनात्मक और आर्थिक बदलाव हैं जो व्यक्तियों को पैतृवर और व्यवसाय से दूर ले जाते हैं। सांप्रदायिकता दो धार्मिक समूहों के बीच का संघर्ष या वैमनस्य है। इसका परिवार की आंतरिक संरचना या उसके टूटने से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है ना। सांप्रदायिकता क्या है? इरेलीवेंट है। बाकी जॉइंट फैमिली को वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, पाइक्ट सिस्टम, मॉडर्न एजुकेशन, इन सभी का प्रभाव पड़ता है इसके विघटन में। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। 66 एक परिजन के माध्यम से एक अन्य परिजन की चर्चा करते हुए संबंधों के उपयोग को क्या कहा जाता है? काउवार्ड, अमिटेट एवं पुलेट टेक्नोनॉमी हम लोगों ने पढ़ चुका है। क्या कहते हैं? माध्यमिक संबोधन या टेक्नोनॉमी। चिंकुआ के पापा, रिंटुआ के पापा, राम के पापा, इन सब नामों से अक्सर जो पत्नियां हैं अपने पति को इंगित करती हैं या बुलाती हैं। आइए समझते हैं। टेक्नोनॉमी या माध्यमिक संबोधन का अर्थ है कि किसी रिश्तेदार को उसके मूल नाम से न पुकार कर किसी तीसरे व्यक्ति, प्रायः बच्चे के माध्यम से संबोधित करना। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? ईबी टॉयलर ने। ईबी टॉयलर ने भारतीय ग्रामीण समुदाय में समाज में पत्नियां अक्सर अपने पति का नाम सीधे नहीं लेती हैं बल्कि चिंटू के पापा, मुन्नी की माँ कहकर संबोधित करती हैं। काउवान मतलब सहप्रसूतिता या सहकर्ती, पति द्वारा प्रसव कष्ट का नाटक। अमिटेट पितृत्व श्रेय, बुआ का विशेष मत। एवं कुलेट मातुले, मामा का विशेष अधिकार। तो पत्नी पति को बुला रही है अपने बच्चे के नाम से, यही है टेक्नोनॉमी। जो डायरेक्ट नाम लेना है वो मना है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एफिनल परिजनों का एक उदाहरण है? एफिनल क्या है? एफिनल क्या है? विवाह से बने परिवार। कौन है? भाई, बहन, पत्नी, पिता। तो कौन है? पत्नी। पत्नी। तो नातेदारी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। स्तम्भरत, ब्लड रिलेशन। दूसरा है विवाह मूलक, एफिनल। रक्त संबंधी में पिता, भाई, बहन ये सब आ जाएंगे। विवाह मूलक एफिनल में पत्नी, ससुर, जीजा ये लोग आ जाएंगे। एफिनल परिजन वे होते हैं जो विवाह संस्था के माध्यम से जोड़ते हैं। पति पत्नी का जो संबंध है विवाह मूलक नातेदारी का सबसे प्राथमिक और सटीक उदाहरण है। भाई, बहन और पिता ये सभी जन्म और रक्त ब्लड लाइन के। सॉरी। तो भाई, बहन और पिता ये सभी जन्म और ब्लड लाइन रक्त के आधार पर जुड़े होते हैं। इसे समरक्त परिजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। सती प्रथा को प्रतिबंधित करना, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, नागरिक विवाह अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम। एक इसमें और बढ़ा लीजिएगा आप लोग। ई ई ई क्या है? दहेज निषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम। आप लोगों को मैच करना है। सही मैचिंग क्या है? तो सही मैचिंग है ऑप्शन बी। क्यों है? आइए समझते हैं। ये क्रोनोलॉजी याद कर लीजिएगा आप लोग। सती प्रथा 1829 जो कि विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से यह अधिनियम बनता है। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। 1872 में
स्पेशल मैरिज एक्ट या नागरिक विवाह, इसको दोनों कह सकते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट या नागरिक विवाह, जो कि 1872 में और 1929 में बाल विवाह निषेध और दहेज निषेध, जो स्वतंत्रता के बाद प्रमुख अधिनियम है, दहेज निषेध अधिनियम। तो सबसे पहले सती प्रथा को रोकने के लिए 1829, विधवा पुनर्विवाह 1856, नागरिक विवाह या स्पेशल मैरिज एक्ट 1872, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1961 में दहेज निषेध अधिनियम। आइए 69 देखते हैं। संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवार के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश, यह किसने कहा था? ये संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली का डिफिनेशन है, उसको कौन कहे हैं? संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवार, मतलब जहाँ पे एक या एक से अधिक एक से अधिक प्राइमरी फैमिली और आधार परिवार के करीबी संबंध, आम निवास कॉमन रेसिडेंस और पितृवंशीय वंश मतलब पैट्रीलिनियल सिस्टम। तो इसके अनुसार ज्वाइंट फैमिली को किसने डिफाइन किया है? सर हेनरी मैन, आईपी देसाई, सीबी मेमोरी या इरावती कर्वे। तो किसने किया है दोस्तों? सीबी मेमोरी ने। आइए समझते हैं। जब बात आएगी इरावती कर्वे की, तो इरावती कर्वे ने जॉइंट फैमिली को दो आधारों पर डिफाइन किया है। एक तो रसोई घर, मतलब कि कॉमन किचन, और दूसरा साझा संपत्ति। इसके आधार पर ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार को डिफाइन करती हैं इरावती कर्वे। देसाई पीढ़ियों के आधार पर ज्वाइंट फैमिली को बताते हैं कि जहाँ पर एक ही छत के नीचे 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां निवास कर रही हैं, वो क्या है? ज्वाइंट फैमिली। अगर मेमोरिया की बात करें तो वो कॉमन रेसिडेंस, प्राथमिक परिवारों का संग्रह, इसके आधार पर ज्वाइंट फैमिली को डिफाइन करते हैं। आशा है कि इन तीनों डेफिनेशन में जो डिफरेंस है वो आप समझ गए होंगे, उनसे आप समाजशास्त्री या जो स्कॉलर हैं उनको रिलेट भी कर पाएंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आप सबके सामने है। यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को कहा जाता है? निश्चित परिवार, प्राथमिक परिवार, वैवाहिक परिवार, सजातीय परिवार या सगा परिवार। तो क्या बात हो रही है? यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को क्या कहेंगे? आंसर करिएगा फटाफट। तो क्या कहेंगे? सजातीय परिवार। सजातीय परिवार क्यों कहेंगे? अब देखिए, ये फिगर देखिए, रॉल्फ लिंटन का समरकत मॉडल डायग्राम है, कॉन्सेंगुनियल मॉडल डायग्राम है, जिसके कोर में रक्त संबंधी ब्लड रिलेटिव्स हैं और उसके बाहरी सतह पर पत्नियां या विवाह संबंधी एफिनल फ्रिंज की बात हो रही है। कोर में ब्लड रिलेशन और बाह्य फ्रिंज में एफिनल या विवाह से संबंधित संबंध या परिवार या जो पत्नियां हैं। तो सजातीय परिवार में मुख्य जोर रक्त संबंधों पर होता है, मतलब जो ब्लड रिलेशंस हैं वो सेंटर में होंगे, कोर में होंगे। इसमें रक्त संबंधी मूल केंद्र में रहते हैं, जबकि विवाह करके आने वाली पत्नियां बाहरी परिधि आउटर लेयर फ्रिंज पर होती हैं। ये समझ गए होंगे आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। वह परिवार जो किसी के विवाह के बाद स्थापित होता है कहलाता है? उत्पत्ति मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार, जन्मगत परिवार, प्राथमिक परिवार, वैवाहिक परिवार। तो क्या कहेंगे? वह परिवार जो किसी के विवाह के बाद स्थापित होता है तो उसको कहेंगे प्रजनन मूलक परिवार। उसको कहेंगे प्रजनन मूलक परिवार। जॉर्ज मोरडॉक ने परिवार को दो मुख्य भागों में बांटा है। एक है जन्म मूलक परिवार, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, और दूसरा है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, प्रजनन मूलक परिवार। प्रजनन मूलक परिवार वह है जिसे व्यक्ति स्वयं अपने विवाह के बाद स्थापित करता है, जहां वह प्रजनन और लालन पालन की भूमिका निभाता है। वहीं उत्पत्ति मूलक और जन्मगत
उस परिवार को दर्शाते हैं जहां व्यक्ति का जन्म हुआ है, विवाह नहीं। जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार का क्लासिफिकेशन जॉर्ज मोरडॉक ने दिया है। दोनों में जो डिफरेंस है वो आप समझ के होंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, 72 देखिएगा। सॉरी, के.एम. कपाड़िया का मानना है कि दो पीढ़ियों के बीच जो व्यवहार प्रतिमान में परिवर्तन है, मतलब जो जनरेशन गैप है, पीढ़ी अंतराल है, उसको उसका कारण क्या है के.एम. कपाड़िया के अनुसार, ये बताइए आप लोग। परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होना, परिवार के संबंधों का कमजोर होना, संयुक्त परिवार से एकल परिवारों की तरफ अग्रसर होना, पितृसत्तात्मक अधिकार वाली संरचनाओं का नष्ट होना, प्रतिस्पर्धात्मक अधिकारियों की उत्पत्ति सहज होना। तो क्या सही है? परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होना। क्यों? के.एम. कपाड़िया के अनुसार पीढ़ियों के बीच व्यवहार गतिमान में बदलाव का मुख्य कारण अंतः पारिवारिक संबंधों की प्रकृति है। जब परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक जुड़ाव और संबंध मजबूत होते हैं, यह सीधे तौर पर दो पीढ़ियों के बीच संवाद व्यवहार को सकारात्मक रूप में बदल देता है। ठीक, तो क्या होंगे? जो इमोशनल बॉन्ड है, भावनात्मक संबंध है, वही कारण है के.एम. कपाड़िया के अनुसार पीढ़ी अंतराल का। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। नाभिकीय परिवार के 4 मुख्य प्रकारों के रूप में प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और समाजीकरण में भेद किसने किया? सॉरी, नाभिकीय परिवार के 4 मुख्य प्रकार, क्या क्या? प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और समाजीकरण में भेद किसने किया? मोरडॉक, किंग्सले डेविस, के.एम. कपाड़िया, पी.एन. प्रभु। बताइएगा किसने किया? किंग्सले डेविस। क्या क्या? प्रजनन, लालन पालन, नियोजन और समाजीकरण, ये 4। समाजशास्त्री किंग्सले डेविस ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक स्ट्रक्चरल फंक्शनल परिप्रेक्ष्य के आधार पर परिवार का विश्लेषण किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से नाभिकीय परिवार के 4 मुख्य कार्य बताए हैं: प्रजनन, रिप्रोडक्शन, लालन पालन, मेंटेनेंस, सामाजिक नियोजन, प्लेसमेंट और समाजीकरण, सोशलाइजेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। पारिवारिक संबद्धता पर आधारित एक सामाजिक संबंध को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? पारिवारिक संबद्धता पर आधारित एक सामाजिक संबंध को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? रक्त संबंधी, दूरस्थ संबंधी, नातेदारी या प्रत्यक्ष संबंधी? तो किस रूप में दोस्तों बताइएगा? तो नातेदारी के रूप में। किससे? नातेदारी के रूप में। जो नातेदारी है, जो किनशिप है, मानवीय समाज का एक मुख्य संगठनकारी सिद्धांत है जो सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त संबंधों को दर्शाता है। पारिवारिक संबद्धता जो रक्त, ब्लड, विवाह, मैरिज अथवा दत्तकता, एडॉप्शन पर आधारित होती है, समग्र रूप से क्या कहलाती है? नातेदारी, किनशिप। तो किनशिप क्या है? रक्त आधारित और विवाह आधारित एफिनल एंड ब्लड रिलेशन, माता पिता, पति पत्नी, तो ये सारी चीजें क्या है? किनशिप सिस्टम है ना। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा। बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है। बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम एक्सोगेमी। तो बहिर्विवाह का जो सर्वाधिक सामान्य नियम है वो क्या है? प्रजातीय वर्जन, वर्गगत वर्जन, जातिगत वर्जन या अगम्यागमन वर्जन। तो क्या है? अगम्यागमन वर्जन। क्यों है अगम्यागमन वर्जन? क्यों है? इंसेस्ट टैबू, अगम्यागमन वर्जन या इंसेस्ट टैबू। बहिर्विवाह एक्सोगेमी का अर्थ है अपने समूह से बाहर विवाह करना। इसका सबसे प्राथमिक और सार्वभौमिक नियम इन निकटतम संबंधियों के बीच यौन संबंधों पर रोक। तो इंसेस्ट टैबू, अगम्यागमन वर्जन क्या है? कि माता पुत्र, पिता पुत्री और भाई बहन के बीच विवाह और यौन संबंधों को निषिद्ध करता है, जो बहिर्विवाह का आधारभूत नियम है। जो करीबी के रिश्ते हैं उनमें रिलेशनशिप ना बने, यौन संबंध ना बने, उनके बीच विवाह की स्थापना न हो, इस कारण से बहिर्विवाह की बात होती है।
इंसेस्ट टैबू, अगम्यागमन वर्जन। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। मॉर्डॉक के अनुसार परिवार प्रत्येक ज्ञात समाज में विद्यमान है क्योंकि यह पुरुष और स्त्री के बीच एक प्राकृतिक बंधन है, यह एक ऐतिहासिक पैतृक संपत्ति है, मनुष्य में समूह बनाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, या यह सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग व प्रजनन वाला सामाजिक समूह है। तो जो ऑप्शन डी है सबसे बेस्ट और उपयुक्त आंसर होगा डी। बाकी सी भी सही है, कहीं ना कहीं अगर देखें तो एक ए भी सही है, पर जो एग्जैक्ट सबसे उपयुक्त होगा वो डी है। यह सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग व प्रजनन वाला सामाजिक समूह है। अरस्तु कहते हैं कि जो इंसान है सिर्फ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म नहीं है, वह एक सोशल ऑर्गेनिज्म है, सामाजिक प्राणी है, और उसके कुछ ग्रेगरियस इंस्टिंक्ट होते हैं, तब कुछ उसकी मानवीय ट्रेट्स होते हैं। ठीक, मॉर्डॉक ने 250 समाजों का अध्ययन करने के बाद परिवार की एक सार्वभौमिक प्रकार्यात्मक परिभाषा दी। मॉर्डॉक के अनुसार एक समूह को परिवार कहलाने के लिए 3 अनिवार्य शर्तें पूरी करनी चाहिए: साझा निवास, आर्थिक सहयोग, साझा निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन। ये 3 चीजें। क्वेश्चन नंबर 77 दिखेगा। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का या औपचारिक नियंत्रण का। तो किसका उदाहरण है? मतलब किसी की गलती कर देने पर उसको पनिश करना, दंड करना, ये एक नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, समाज में व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया है। जब नियमों का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है तो उसे नकारात्मक नियंत्रण कहते हैं। जाति से बहिष्कृत करना एक कड़ा सामाजिक दंड है, पनिशमेंट है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से नकारात्मक नियंत्रण है। पुरस्कार देना सकारात्मक नियंत्रण है। वहीं पुलिस या कानून द्वारा दंड औपचारिक फॉर्मल कंट्रोल है। जाति पंचायत का बहिष्कार करना अनौपचारिक नकारात्मक नियंत्रण है। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, न कि परिवार का आधार विवाह है? मतलब किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, न कि परिवार का आधार विवाह? तब विवाह से ही परिवार बन रहे हैं। ये बात एल मॉर्गन, एल क्रोबर, वेस्टरमार्क या इवांस प्रचार किसने कहा है? किसने कहा है? आंसर करिएगा तो एडवर्ड वेस्टर मार्क। वेस्टर मार्क क्या कहते हैं आइए समझते हैं। एडवर्ड वेस्टर मार्क ने विवाह को एक अत्यंत प्राथमिक और सार्वभौमिक संस्था माना। उनके अनुसार विवाह से ही परिवार नामक संस्था का जन्म हुआ। उनका तर्क था कि जैविक और यौन आवश्यकताओं ने विवाह को जन्म दिया। मतलब विवाह को जन्म कौन दे रहा है? जैविक और यौन जो आवश्यकताएं हैं वो, और विवाह से फैमिली नामक संस्था का निर्माण हो रहा है। कौन? वेस्टर मार्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 लिखेगा। निम्नलिखित में से कौन विवाह के निषेध से संबंध नहीं है? विवाह के निषेध से संबद्ध नहीं है। निकटता, विगमन, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह और बहुविवाह। तो कौन सा नहीं है? आंसर करिएगा तो बहुविवाह। बाकी निकटता, विगमन निषेध है, बहिर्विवाह करना है और अंतर्विवाह भी करना है। ये तीनों तो हैं, लेकिन बहुविवाह विवाह के निषेध से संबद्ध नहीं है। समाजशास्त्र में विवाह को संचालित करने के 2 मुख्य पहलू हैं। किससे विवाह नहीं करना है? निषेध है, प्रोहिबिशन है, और विवाह का स्वरूप क्या होगा? जो बहुविवाह है, पॉलीगेमी विवाह का एक स्वरूप है जहाँ एक से अधिक जीवन साथी होते हैं, या कोई निषेधात्मक नियम नहीं है, प्रोहिबिशन रूल नहीं है। निषेध में क्या है? अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अगम्यागमन निषेध। बाकी जो एक विवाह, बहुविवाह, ये स्वरूप है विवाह के ना। क्वेश्चन नंबर 80। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ किस वर्ष में? आप लोगों को आंसर करना है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1956 ईस्वी में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हिंदू परिवारों के बीच संपत्ति के कानूनी बंटवारे का आधार है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, कंफ्यूज नहीं होगा, एक साल का
डिफरेंस है दोनों में, याद रखिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया? किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया? जीएस बुरे, एमएन श्रीनिवास, हीरावती कर्वे या केएम कपाड़िया। इस क्वेश्चन को पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो आप लोग चाहें तो आंसर कर सकते हैं। तो केएम कपाड़िया जो कहते हैं 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तो मतलब पीढ़ियों की गहराई को ही केएम कपाड़िया ज्वाइंट फैमिली परिभाषित करते हैं। संयुक्त परिवार की परिभाषा विचारकों ने अलग अलग आधारों पर दी है। डेप्थ ऑफ जनरेशन, पीढ़ियों की जो गहराई का अर्थ है 3 या अधिक पीढ़ियों का एक साथ रहना। केएम कपाड़िया ने अपनी परिभाषा में पीढ़ियों की गहराई को भारतीय संयुक्त परिवार का सबसे प्रमुख और अनिवार्य लक्षण माना है। इरावती कर्वे साझा रसोई और संपत्ति के अधिकार पर, और बाकी श्रीनिवास की बात करें, गुरिये की बात करें तो इनका स्टडी परिवार पर नहीं है। आइए 82 देखते हैं। किसने कहा परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? जीपी मोर्डाक, या रेडक्लिफ ब्राउन, आईपी देसाई, एमएन श्रीनिवास। तो किसने कहा? आंसर करिएगा। किसने कहा? मोर्डाक ने कहा कि परिवार जो है एक सार्वभौमिक संस्था है, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। सार्वभौमिक संस्था का अर्थ है एक ऐसी सामाजिक संरचना जो दुनिया के हर मानव समाज में अनिवार्य रूप से पाई जाती है। जेपी मोर्डाक ने सिद्ध किया कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। उन्होंने इससे मानव जाति के जीवन और सामाजिक निरंतरता के लिए आवश्यक बताया। ब्राउन संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक व्यवस्था और वंश समूहों पर कार्य किए हैं। आईपी देसाई भारतीय संदर्भ में संयुक्त परिवारों के बदलाव पर केंद्रित रहे हैं, जो कि महुआ का अध्ययन किए हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन 83 देखते हैं। किसने नातेदारी का अणु शब्द को गढ़ा? किनशिप एटम, किनशिप किनशिप एटम, किनशिप एटम शब्द की कौन गढ़ा? तो रेडक्लिफ ब्राउन, मोर्डाक, लेवी स्ट्रास या क्रोबर। तो किसने गढ़ा दोस्तों? लेवी स्ट्रास, क्लाउडे लेवी स्ट्रास। तो नातेदारी का अणु एटम ऑफ किनशिप रिश्तेदारी की सबसे बुनियादी और एकार्ट इकाई है, जिससे संपूर्ण सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। क्लाउड लेवी स्ट्रास के अनुसार जहां वंश सिद्धांतकारों ने केवल माता पिता और बच्चों को मूल माना, वहीं इन्होंने इसमें पत्नी के भाई मामा को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया। पत्नी के भाई को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया, मतलब कि हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, उसके साथ साथ वाइफ के भाई, मतलब मामा। मामा समझ गए आप लोग? मोरडॉक न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं। रेडक्लिफ ब्राउ वंश समूह पर कार्य किए हैं, संरचनावाद पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 88 84 देखिएगा। नातेदारी चार्ट में ट्रायंगल किस चीज को इंगित करता है? आप लोग बताइएगा। स्त्री, पुरुष, या से विवाहित, या उपरोक्त सभी। तो क्या इंगित करता है? तो ट्रायंगल जो है पुरुष को इंगित करता है ना। आइए समझते हैं। ट्रायंगल पुरुष, सर्कल स्त्री, और इक्वल टू विवाह, इक्वल टू विवाह। समझ गए हैं? याद रखिएगा ये सिंबल्स, इससे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा। नातेदारी को वर्गीकारक वर्गीकारक तथा वर्णनात्मक, नातेदारी को वर्गीकारक तथा वर्णनात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया? मोर्डाक, ब्राउन, मेलिनोवस्की, एलेक्स मॉर्गन। तो किसने किया? आंसर करिएगा। तो एलेक्स मॉर्गन ने। नातेदारी शब्दावली का अध्ययन सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से मॉर्गन ने किया। इन्होंने इरोक्वाइज जनजाति का अध्ययन कर नातेदारी को दो भागों में बांटा। एलएच मॉर्गन ने ही नातेदारी की परिभाषिक शब्दावली, वर्गीकारक क्लासिफैक्टरी तथा वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव की बात की। वर्णनात्मक में कौन है और वर्गीकारक में कौन है? वर्गीकारक जहाँ कई अलग अलग रिश्तेदारों के लिए एक ही शब्द, जैसे चाचा, ताऊ, फूफा, कोई भी हो, हम लोग एक शब्द अंकल से उनको बुला लेते हैं। पर कुछ विशिष्ट रिश्ते हैं, उनको एक अलग और स्पष्ट शब्द में, जैसे फादर, मदर, ना, ब्रदर, सिस्टर, कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनके लिए विशिष्ट नाम है। बाकी कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे कई रिश्ते एक साथ बुला करते हैं, अलग अलग रिश्तेदारों के लिए एक ही शब्द। तो वर्गीकारक और वर्णनात्मक आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा।
87 स्किप है दोस्तों, हम लोग देख लेंगे। सोरोरेट विवाह क्या है? भाई-बहन के बीच मौसी की लड़की के साथ। सोरोरेट विवाह क्या है? भाई-बहन के बीच विवाह, मौसी की लड़की के साथ विवाह। मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच विवाह, बुआ की लड़की के साथ विवाह। सोरोरेट क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है पहले। सोरोरेट है साली विवाह। सोरोरेट क्या है? साली विवाह। तो मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच विवाह। आशा समझ गए होंगे। सोरोरेट सोरोरेट एक प्रकार का अधिमान्य विवाह प्रेफरेंशियल मैरिज है, जो अक्सर दो परिवारों के बीच सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए किया जाता है। जब किसी पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वह अपनी मृत पत्नी की बहन से विवाह करता है, तो इसे सोरोरेट या साली विवाह कहते हैं। सोरोरेट और लेवीरेट, साली विवाह और देवर विवाह, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 90 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा। द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है भ्रातृक बहुपति विवाह, अभ्रातृक बहुपति विवाह, समूह विवाह, समरक्त सगोत्र विवाह। तो क्या है द्रौपदी का पांडवों से विवाह? तो भ्रातृक बहुपति विवाह, भ्रातृक बहुपति विवाह, क्योंकि पांडव जो थे आपस में भाई थे। फ्रेटर्नल और नॉन फ्रेटर्नल दो तरह के बहुपति विवाह पॉलीएंड्री होते हैं।